तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसा लगेगा आपको अगर एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जाए जहां पर आपको गुलाम बना के रखा जाए और आपको पता ही ना चले। आप दिन रात मेहनत करो, काम करके जो पैसा आए उनको दो और आप वो जो कहें वो करो और आप अपनी जिंदगी गरीबी और मंदी और बेरोजगारी में काटो। तो कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा ना। पर अगर मैं बोलूं कि जो मैंने अभी बताया वो सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, असलियत में ये हमारी जिंदगी ही है, तो कैसा लगेगा? आप बोलोगे कि हम तो किसी को पैसे देते ही नहीं है, हम तो अपने पैसे अपने पास रखते हैं। पर कहाँ पर रखते हो? बैंक्स में। दैट्स राइट। आखिर इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर बैंक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, बैंक्स स्टार्ट ही कब हुए और आखिर क्यों हुए, और बैंक्स की सबसे बड़ा फ्रॉड आज तक क्या हुआ, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बैंक्स की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है विलियम 1677 में। ये मैरी से जो राजकुमारी थी इंग्लैंड की, इससे शादी करके इंग्लैंड का राजा बन जाता है। पर कुछ ही टाइम बाद इसका फ्रांस के साथ लफड़ा हो जाता है, मतलब युद्ध हो जाता है, जिसके लिए इसको बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। पर उस टाइम पर इसे पैसे देने वाला कोई नहीं था मनी चेंजर्स के अलावा। तो ये मनी चेंजर्स के पास जाता है, 1.2 मिलियन पाउंड का लोन लेता है उनसे। पर लोन उनको दो शर्तों के हिसाब से मिलता है। पहली शर्त ये थी उनकी कि हम इंग्लैंड में एक बैंक खोलेंगे, केंद्रीय बैंक, जो पूरे मतलब कि राज्य के पैसों को जमा करेगा और आगे मतलब बढ़ाएगा। और दूसरी चीज ये थी कि सरकार अपना पैसा खुद नहीं बनाएगी, बैंक ही पैसा बनाएंगे और वो ही आगे जारी करेंगे। और बैंक सरकारों को भी 8% मतलब कि 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पर लोन देगी, जिसको पूरा करने के लिए सरकार लोगों पर टैक्स लगाएगी। और इस तरह से फिर पहला केंद्रीय बैंक इंग्लैंड में स्थापित होता है साल 1694 में, जिसे सभी केंद्रीय बैंकों की मां भी कहा जाता है। पर अब आगे चल के 1744 में एक इंसान का जन्म होता है जिसका नाम था एम्शिल रोथशिल्ड, जिसने आगे जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड पर पूरा कब्जा कर लिया। वो कैसे, वो बताता हूँ। इसके दरअसल 5 बेटे थे, तो इसने 5 बेटों को अलग अलग साम्राज्य में भेज दिया अपना एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए। इसका जो तीसरा बेटा था नेथन रोथशिल्ड, वो बहुत शातिर था। पहले उसके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड के कुछ ही शेयर थे, ज्यादा नहीं। पर जब उसे पता चलता है कि इंग्लैंड और नेपोलियन का युद्ध हो रहा है जिसमें नेपोलियन हार गया, तो उसने इस खबर को रिवर्स कर दिया कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया, जिससे इसने आगे लोगों में ऐसी अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया तो इसकी शेयर की प्राइस गिरने वाली है। तो लोगों ने शेयर के प्राइस बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि इसने भी अपने शेयर के प्राइस बेचने शुरू कर दिए ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये बात सच है। तो देखते ही देखते बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो अरबों के शेयर थे वो करोड़ों के भाव आ गए और इसने अपने लोगों के द्वारा वो सभी शेयर्स खरीदवा लिए, जिससे ये एक ही दिन में बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक बन गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस परिवार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड पर अपना शासन कैसे किया। और एक और बात, 1 मई 1776 में एम्शिल रोथशिल्ड ही था जिसने इल्यूमिनाटी की शुरुआत की। हाँ, वही इल्यूमिनाटी अखबार। नेथन रोथशिल्ड कहता है कि अगर देश के पैसे जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार और कानून कौन बना रहा है। इस परिवार की अगर कुल संपत्ति का अंदाजा लगाया जाए तो वो होती है कम से कम $500 ट्रिलियन, जो कि किसी को पता ही नहीं है। अब अगर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तो 1729 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था अमेरिका में, उसने एक लेख लिखा कि हमें सोने और चांदी से मुक्त होकर कागज के नोट चालू कर देने चाहिए ताकि अमेरिका आगे बढ़ सके और वो समृद्ध बन सके। लोगों को ये बात काफी पसंद आई और अमेरिका में नोट बनने शुरू हो गए। और धीरे धीरे ऐसा हुआ भी, अमेरिका में गरीबी खत्म होने लगी और वो समृद्ध होने लगा। पर जो इंग्लैंड में बैठे बैंकर्स थे उनको इस बात से तकलीफ होने लगी। उनको अपना साम्राज्य खतरे में दिखा कि अगर अमेरिका ग्रो कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा साम्राज्य तो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम अमेरिका जॉर्ज द्वितीय की गुलामी में था, जो कि इंग्लैंड का ही राजा था। तो बैंकर्स इंग्लैंड के राजा के पास गए कि हमें अमेरिका के नोट को बंद कर देना चाहिए, और बैंकर्स ने इनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जिससे अमेरिका में नोट बंद हो गए। और देखते ही देखते अमेरिका में फिर से गरीबी आ गई। और 1764 में इन्होंने एक और कानून पास करने की कोशिश की ताकि अमेरिका के जो पुराने नोट थे वो भी बंद किए जा सके। ये सब देखते हुए फ्रैंकलिन जो था वो राजा द्वितीय से बात करने गया कि ऐसा ना किया जाए क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा फिर गरीबी बढ़ जाएगी। पर वहां पर उसकी मुलाकात एक इंग्लैंड के बैंक के निर्देशक से होती है। जब उसने लंदन के बारे में पूछा जहां वो गया था राजा से मिलने, तो उसने बताया कि यहाँ पर गरीब बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा और अमीरों पर टैक्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब देखते उसने इसका कारण पूछा, तो उस निर्देशक ने इसको बताया कि यहाँ पर मजदूर बहुत ज्यादा है। तो उसको ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। जब निर्देशक ने, जो इंग्लैंड का था, उसने जब इससे पूछा कि अमेरिका में कैसे गरीब है, तो उसने बोला कि यहाँ पर तो गरीब है ही नहीं।
हम इतनी मात्रा में पैसा बनाते हैं कि जो एक प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच जाता है। दरअसल असली बात यह है कि किसी भी देश में अगर पैसा ज्यादा है और संसाधन कम है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर संसाधन ज्यादा है तो पैसा कम है तब भी प्रॉब्लम है। फ्रैंकलिन के बात करने के बावजूद जो बैंकर्स ने राजा के ऊपर दबाव बनाया था, अमेरिका में नोट बंद कर दिए गए और अमेरिका में देखते ही देखते बहुत ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, किसानों ने विद्रोह कर दिया और ऐसी हालत हो गई कि फसलें जो थी वो पड़े पड़े सड़ रही थी खेतों में, बिकॉज उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं था पैसों की कमी के कारण। इसके बाद फिर अमेरिका में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई कि हमें आजादी चाहिए, और इसका मेन कारण बताया जाता है कि जो राजा था उसने इनके पैसे बनाने पर रोक लगा दी, जिससे वो गरीबी और बेरोजगारी में फंस। उस टाइम पर भी जब युद्ध ये चल रहा था आजादी का, इन्होंने कॉन्टिनेंटल मुद्रा ही जारी की थी, जिससे अमेरिका आगे जीत पाया। पर बैंकर्स ने इनकी ये चाल भी नाकाम कर दी, बिकॉज इन्होंने उतनी ही मात्रा में जितनी इन्होंने कॉन्टिनेंटल मुद्रा बनाई थी उस टाइम पर, इन्होंने इतनी मात्रा में और नकली पैसा बनाकर इसकी वैल्यू डबल कर दी, जिससे इनका मनी जो प्राइस था, मनी का प्राइस था वो गिर गया। मतलब थॉमस जेफरसन के अनुसार 200 मिलियन डॉलर जो बनाए गए थे उस टाइम पर अमेरिका में कॉन्टिनेंटल मुद्रा, लगभग इतनी ही मुद्रा बैंकर्स ने आगे जारी कर दी, जिसके कारण इसकी वैल्यू डबल होने के कारण इसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। तो जब अमेरिका इंग्लैंड के चंगुल से आजाद हो गया तो वहाँ पर जो बैंकर्स बैठे थे उनका मन नहीं भरा कि अमेरिका हमसे आजाद कैसे हो गया, चलो इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल में लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो नेता थे उनको सलाह दी कि आप यहाँ पर भी एक केंद्रीय बैंक स्थापित कर लो, ऐसे खुद का पैसा बनाकर कब काम नहीं चलते। तो 1791 में पहला केंद्रीय बैंक स्थापित होता है अमेरिका में 20 साल के टाइम पीरियड पर। तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन 1801 से 1809 के बीच में, वो इस बैंकिंग प्रणाली को समझ जाता है कि आखिर ये असल में है क्या चीज। तो वो फटाफट से इस केंद्रीय बैंक को बंद कराने की पूरी कोशिश करता है, पर वो करा नहीं पाता, बिकॉज 20 साल का टाइम पीरियड था। थॉमस जेफरसन कहता है अगर अमेरिका के लोग बैंकों के माध्यम से पैसे को नियंत्रित होने देंगे तो पहले बैंक और उनके आसपास के विकसित कॉर्पोरेशन पहले महंगाई से और फिर मंदी से लोगों की संपत्ति को हड़प लेंगे, और बैंकिंग संस्थाएं किसी अन्य शत्रु के तनाव से ज्यादा बड़ा खतरा है। असल में मुद्रा जारी करने की ताकत आम लोगों को दे देनी चाहिए जो उनके सच्चे हकदार हैं। और ये भी कहते हैं अगर मुझे संविधान में सिर्फ एक कानून पास करने की अनुमति दी जाए तो मैं केंद्रीय सरकार से उनका पैसा लोन पर लेने का हक छीन लूंगा। पर होता गया, उसके 5 साल बाद 1816 में अमेरिका में एक और केंद्रीय बैंक खुल जाता है, और इसके बाद जो उस टाइम पर राष्ट्रपति था, मतलब होने वाला था एंड्रू जैक्सन, उसने पहले ये घोषणा की कि मैं केंद्रीय बैंकों को खत्म कर दूंगा अगर मैं राष्ट्रपति बना तो बैंकर्स ने जो इंग्लैंड में बैठे थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि एंड्रू कभी राष्ट्रपति ना बने, पर ये 2 बार राष्ट्रपति बनता है। और 1836 में जब बैंक की टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, इसने साफ मना कर दिया कि मैं बैंक को आगे टाइम लिमिट नहीं दूंगा। एंड्रू जैक्सन लिखता है कि अगर लोग पैसे और बैंकिंग सिस्टम को समझ सकते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह से ही विद्रोह होना निश्चित है। एंड्रू को 2 बार मारने की कोशिश भी की गई, पर ये किस्मत से बच निकला। अब अगर मैं कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो 1863 में आपको शायद पता होगा कि अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होती है काले और गोरे लोगों के बीच में। तो उस टाइम पर देश की आर्मी के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो इस युद्ध को लड़ पाए, पर संकट ये भी था, मतलब कि प्रॉब्लम ये भी थी अगर वो इस युद्ध को ना लड़े तो अमेरिका के 2 हिस्से हो जाते उस टाइम पर। तो अब्राहम लिंकन उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो इंग्लैंड के पास जाते हैं लोन लेने के लिए ताकि वो युद्ध जीत पाए, पर इंग्लैंड उनको 24 से 36% इंटरेस्ट के रूप में कहता है कि आप इतना इंटरेस्ट दो तभी लोन देंगे। तो फिर लिंकन निराश होकर वापस आ गया कि हम लोन में तो नहीं फंसेंगे, हम कर्ज के बोझ से ले दो नहीं फंसेंगे। तो ऐसे वो एक बार बैठा होता है उदास सा, तो उसका जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी समझ लो आप, तो वो उससे पूछता है कि आप इतना उदास क्यों बैठे हैं। तो उसके सभी मतलब कहानी बताने पर उसने बोला कि आप खुद का पैसा क्यों नहीं बना लेते। तो लिंकन ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ, किसने रोका है। तो पहली बार अब्राहम लिंकन ने $500 मिलियन छापा, और ये पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने, किसी राष्ट्रपति ने ऐसा किया। और ये ग्रीन नोट थे तो इनको ग्रीन बैंक के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह अब्राहम लिंकन ये युद्ध जीत गया और अमेरिका यूनाइटेड ही रहा। इस बात से पूरी दुनिया में खलबली मचेगी कि अगर सरकारें खुद का पैसा बनाने लगी तो वो तो पूरा समृद्ध हो जाएंगी, कर्ज मुक्त हो जाएंगी, और वो उनके पास बिजनेस करने के लिए भी ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा संसाधन होंगे, कहीं गरीबी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा दिमाग जो मतलब इंटेलिजेंस है और पैसा है वो अमेरिका के पास चला जाएगा। तो इसको देखते हुए 1865 में ही मौत हो जाती है, अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी जाती है। अब अगर आगे चले तो 1881 में जेम्स गॉडफील्ड अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, पर ये भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था, 4 महीने के अंदर इसको भी टपका डालते हैं वो, बिकॉज इसको भी बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता लग जाता है उसको, और ये समझ जाता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो ये उनके खिलाफ डटकर सामना करता है, पर
खत्म। तो इसके बाद एक बार फिर अमेरिका में एक ऐसा दौर आता है जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पैसे की कमी के कारण। लोग भूखमरी से मर जाते हैं पूरा खाना होने के बावजूद, क्योंकि पैसा नहीं है। तो पैसे ना होने के कारण पूरा साइकिल ही ठप पड़ जाता है। जेम्स कॉर्बेट कहता है जिस किसी ने भी देश में पैसे की मात्रा को नियंत्रित किया है वो पूरे सिस्टम और बिजनेस का मालिक बन गया है। तो टॉप पर बैठे कुछ लोगों द्वारा इस सिस्टम को चलाया जाता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मंदी और महंगाई आखिर क्यों आती है। तो वेल, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी देखा ये सभी सच है, बिकॉज इस चीज को रिसर्च करने में मुझे काफी टाइम लग गया। इस चैप्टर पर, इस ट्रुथ के चैप्टर पर 3 से 4 वीडियोस अभी और आएंगे जिसमें मैं भारत की भी बात करूंगा लास्ट में। तो आप इस चीज से समझ चुके होंगे कि हम कितने कुएं के मेढक बन के बैठे हैं और असल में दुनिया कैसे चलती है हमें पता ही नहीं है। बिकॉज हमें किन किन चीजों से कंट्रोल किया जाता है ये आप लोगों को भी नहीं पता। एड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी टीवी शोज के थ्रू, जिसके चंगुल में हम फंसते ही जाते हैं और रियलिटी में क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है। तो आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में भी बताइएगा जरूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।